नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों का लोअर पीसीएस के लिए कंप्यूटर का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला पार्ट आज हम लोग कंप्यूटर का पूरा वर्गीकरण देखेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। अगर आप लोगों ने पूरा क्लास न देखा हो तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले क्लास से देखना शुरू करिएगा ताकि एक क्रोनोलॉजी बनी रहे, जिससे कि आपको क्लास और बेटर समझ में आएगा और आपको उसका एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं कि कंप्यूटर को किन किन आधारों पे बांटा गया है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर को पीढ़ी के आधार पर या हार्डवेयर प्रयोग के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पीढ़ी यानी कि जनरेशन, इसमें 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ये 5 भागों में जो है बांटा गया है। इसके अलावा कार्य पद्धति के आधार पर यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पर कंप्यूटर काम करता है उसके आधार पर, डाटा प्रोसेसिंग मेथड के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके अलावा आकार और क्षमता के आधार पर, अर्थात कंप्यूटर किस आकार का है, छोटा है या बहुत बड़ा कंप्यूटर है, तो आकार और उसके काम करने की क्षमता, उसकी डाटा प्रोसेसिंग की क्षमता कितनी है, इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो यहां पर पहला चीज तो आप यही ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर का जो ये वर्गीकरण किया गया है ये आपको याद रहना चाहिए। यहां से डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से आकार या क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, या ऑप्शन में देके पूछ सकता है निम्नलिखित में से आकार या क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है। ठीक है, 3 ये दे देगा, 1 इसमें से डाल देगा ऑप्शन। तो ये वर्गीकरण आपके दिमाग में 1-2 बार देख लीजिए, एकदम फ्रेम की तरह बैठ जाएगा। अब हम लोग इनकी विशेषताओं को देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, आखिर ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्यों कहे जाते हैं, क्यों ऐसा डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि पीढ़ी के आधार पे यानी जनरेशन के आधार पे जो कंप्यूटर को बांटा गया है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर देखते हैं तो यहां पर कुछ बिंदु को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया है। ऐसे उपकरण जो हार्डवेयर के रूप में लगाए गए हैं, मेन हार्डवेयर उपकरण कौन सा है, कौन सी तकनीक यूज की गई है, कौन सी स्टोरेज क्षमता यूज की गई है, तो इनके आधार पर किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इनके आधार पर हम देखेंगे जनरेशन के आधार पर जो कंप्यूटर बांटा गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ये इसमें जो तकनीक यूज हुई है वो हुई है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, निर्वात नलिका। तो फर्स्ट पीढ़ी में क्या यूज हुआ है, तो वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड पीढ़ी में हमने बताया था पिछले क्लास में भी कि सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें कौन सी तकनीक यूज की गई थी, तो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में भी हमने पिछले क्लास में बताया था कि ट्रांजिस्टर जो है अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है और इसके प्रयोग से क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, उसकी कार्यशक्ति बढ़ गई। उसके अलावा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का प्रयोग होने लगा। आईसी चिप का प्रयोग होने से कंप्यूटर की कार्यक्षमता में और वृद्धि हुई तथा कंप्यूटर जो है और छोटा हो गया। ठीक है,
तो आईसी चिप के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पिछले क्लास को देखकर आप इस क्लास को देखेंगे तो काफी चीजें क्रोनोलॉजी में आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीक यूज हुई है? तो चौथी पीढ़ी आते आते माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। तो सीपीयू का प्रयोग होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है उपयोग होने लगा है, समानांतर प्रसंस्करण का उपयोग होने लगा है। तो आपसे पहला इस टेबल का जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, डायरेक्ट पूछता है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सी तकनीक प्रयोग हुई है। तो आप याद रखिएगा कि वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में जो है आईसी चिप, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में एआई। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज हुई है। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, चूंकि इसमें निर्वात नलिका लगती थी तो ये कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे। ठीक है, तो इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पंच कार्ड उस समय एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस होता था, तो यहां पे पंच कार्ड का उपयोग होता था। बाद में सेकेंड जनरेशन आते आते मैग्नेटिक टेप का विकास हो गया। मैंने मैग्नेटिक टेप के बारे में भी बताया था कि मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क ये ऐसे धातु या प्लास्टिक के बने सतह होते हैं जिस पर चुंबकीय लेप कर दिया जाता है। इसी के तहत मैंने बताया था फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह का विकास हुआ था। तो मैग्नेटिक टेप सेकेंड जनरेशन में कौन सा स्टोरेज डिवाइस? तो मैग्नेटिक टेप। थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क ही प्रयोग होता था, खास करके हार्ड डिस्क का विकास थर्ड जनरेशन में होने लगा। हमने हार्ड डिस्क के बारे में पहले के क्लास में बताया था कि इसे कंप्यूटर का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क एवं ऑप्टिकल डिस्क दोनों का प्रयोग होने लगा, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सीडी, डीवीडी आदि का जो है स्टोरेज के रूप में प्रयोग होने लगा। फिफ्थ जनरेशन जो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसमें जो है क्लाउड स्टोरेज का उपयोग किया जा रहा है। तो ये आप जो है क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा हमने कंप्यूटर प्रोग्राम की जब भाषा पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर प्रोग्राम की जो भाषा है उसके तहत हमने मशीन भाषा के बारे में बताया था, असेंबली भाषा के बारे में बताया था और उच्च स्तरीय भाषा के बारे में बताया था। तो फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर था इसमें मेनली मशीन भाषा का उपयोग किया गया था। मशीन भाषा क्या होती है? तो मशीन भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझ ले, यानी कि 0 और 1 के रूप में इसमें प्रोग्राम या निर्देश दिए जाते थे। ठीक है, दूसरा सेकेंड जनरेशन में असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा और कुछ हद तक हमने जब उच्च स्तरीय भाषा बताया था तो उसमें मैंने उच्च स्तरीय भाषा के कई उदाहरण दिए थे। तो उसमें फोर्ट्रान, कोबोल ये बेसिक अन्य चीजें थी। तो यहां पे हमने देखा कि सेकेंड जनरेशन में असेंबली भाषा का तो प्रयोग हो ही रहा है, लेकिन फोर्ट्रान और कोबोल जैसे उच्च स्तरीय भाषा भी प्रयोग में लाए जाने लगे। ठीक है, थर्ड जनरेशन में जो उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा में क्या होता है, प्रोग्राम वगैरह लिखना बहुत आसान होता है। तो थर्ड जनरेशन आते आते जो है बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल और पास्कल जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन में जो भाषा है सी प्लस प्लस, जावा, इनका प्रयोग होने लगा। इससे जो प्रोग्राम लिखना हुआ या पढ़ना आसान हो गया और ज्यादा आसान हो गया। और फिफ्थ जनरेशन में आप याद रखिएगा कि पाइथन और एआई जनरेटेड भाषाओं का प्रयोग हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो यहां पे ये जो टेबल है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं कि ये मेन इसके जो फीचर हैं, इसके आधार पे एक चीज हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है, इनमें जो गति होती है वो मिली सेकेंड में होती है, यानी ये धीरे धीरे प्रोसेसिंग का काम करते हैं, बहुत धीरे, स्लो चलते हैं।
लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर हैं इनकी गति फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा हो जाती है और ये माइक्रो सेकेंड में प्रोसेस करने लगते हैं या गणना करने लगते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड में गणना होती है जो कि सेकेंड जनरेशन से तेज है। इसके अलावा जो है फोर्थ जनरेशन में पिको सेकेंड में और फिफ्थ जनरेशन में पेटाफ्लॉप वगैरह में होने लगती है, यानी हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से काफी तेज गणना करता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे। तो हमने कुछ कंप्यूटर पिछले क्लास में जब हमने कंप्यूटर का उद्भव और विकास बताया था तो उसमें एनिएक, ईडवैक, यूनिवैक, मार्क 1 जैसे बड़े बड़े कंप्यूटरों के बारे में पढ़ा था जिनका आकार बहुत बड़ा था, गति बहुत कम थी। तो ऐसे जितने भी कंप्यूटर थे उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का, इसीलिए उनका आकार बहुत बड़ा था। तो ये जो एनिएक है, ईडवैक है, ये सारे मार्क 1 ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण थे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण ध्यान से देख लीजिएगा, IBM 1401 और IBM 7094, ये हमारे सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के IBM 360, PDP 8। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में IBM PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब हमारे फोर्थ जनरेशन में बन के आ गए। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन में AI कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और रोबोटिक्स का प्रयोग होने लगा। तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनका जो टेबल में अंतर दिया गया है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ये टेबल आप लोग 1 से 2 बार सुन लेंगे तो अंतर याद हो जाएगा। और हर जनरेशन में जो है फर्स्ट जनरेशन का आकार बहुत बड़ा था, सेकेंड जनरेशन उससे कम हो गया, थर्ड जनरेशन उससे कम हो गया, और उसका रीजन जो है यहाँ पे जो तकनीक यूज हुई, निर्वात नलिका की वजह से आकार फर्स्ट जनरेशन का बहुत बड़ा था, ट्रांजिस्टर की वजह से थोड़ा कम हुआ, आईसी चिप के डेवलपमेंट के बाद कंप्यूटर का आकार और कम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर और कम हो गया, और अब एआई और जो है समानांतर प्रसंस्करण का जो उपयोग हो रहा है, इससे कंप्यूटर की जो है आकार, भंडारण क्षमता, गति, विश्वसनीयता, बिजली खपत और त्रुटि, इन सब में कमी आई। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कार्य पद्धति यानी वर्किंग प्रोसेस के आधार पर जब हमने कंप्यूटर को बांटा था तो हमने देखा था पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है कि ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कंप्यूटर जो सतत यानी कि कंटिन्यूअस डेटा पर कार्य करते हों। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से हम लोग जो है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एनालॉग और डिजिटल का अंतर क्या है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जो सतत यानी कि कंटिन्यूअस डेटा पर कार्य करता है, इसमें मान वैल्यू लगातार बदलता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो बदलते हुए मान जो लगातार वेरी करने वाले वैल्यू हैं, जैसे कि तापमान, टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, दाब ये हमेशा बदलता रहता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं इस तरीके के जो बदलते हुए लगातार बदलते हुए मान हैं। हम लोग पहले की गाड़ी जो आती थी उसमें स्पीडोमीटर लगा होता था, तो गाड़ी के लगातार बदलते स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग होता था, वो क्या था, एनालॉग कंप्यूटर था। तो ये सतत यानी कंटिन्यूअस डेटा पर कार्य करता है, इसमें मान वैल्यू लगातार बदलती रहती है, ये केवल मापन करता है। जैसे जो टेम्परेचर है वो लगातार अगर बदल रहा है, जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 25.1, 25.2, 25.3, इस तरीके से ये जो लगातार मान बदल रहा है उसका ये क्या करता है, मेजरमेंट कर रहा है, मापन कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो परिणाम होते हैं वो अनुमानित होते हैं, यानी कि एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट अनुमान देता है, एग्जैक्ट अनुमान नहीं देता। ठीक, और इसकी गति धीमी होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए,
स्पीडोमीटर, ये हम लोगों की गाड़ी जो पहले की आती थी, आज भी कई गाड़ियों में स्पीडोमीटर स्पीड को नापने के लिए लगाया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम्पल से कि स्पीडोमीटर जो है किस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तीनों का ऑप्शन में नाम दे देगा। इसके अलावा एनालॉग थर्मामीटर और एनालॉग घड़ी। एनालॉग घड़ी हम लोग देखे होंगे आप लोग की, एक ऐसी घड़ी जिसमें जो है सेकेंड की सुई या मिनट की सुई वहां पर गिनती नहीं लिखी होती है, और सेकेंड की सुई लगातार टिक 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 करके आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, वहां पे डिजिट में कोई गिनती वगैरह नहीं लिखी रहती, ठीक है। तो यहां पे हम लोग, और थर्मामीटर, जितने भी पारा वाले थर्मामीटर हैं वो क्या है, एनालॉग थर्मामीटर है, क्योंकि उसमें पारा अगर टेम्परेचर नापता है तो धीरे 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 बढ़ता है या धीरे 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 घटता है, यानी कि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू को नापने के लिए एक सतत प्रक्रिया, एक सतत कंटिन्यूअस डेटा पर कार्य करना पड़ता है, ठीक। तो एनालॉग को आप लोग समझ लिए हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि वह कंप्यूटर जो असतत डिस्क्रीट डेटा पर काम करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर ये सतत डेटा पर काम करता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, असतत डेटा पर काम करता है। इसको भी समझ लेते हैं। इसमें मान हर एक कदम पर बदलता रहता है, यानी कि जैसे इसमें सतत डेटा था तो इसमें हम लोग जैसे कोई टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एनालॉग अगर कंप्यूटर है तो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नापने के लिए ये 25.1, 25.2, 25.3 करके इस तरीके से ग्रेजुअली सतत रूप से बढ़ता है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो असतत डेटा पर कार्य करते हैं, यानी ये डायरेक्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड नापेगा, फिर 26 डिग्री सेंटीग्रेड नापेगा, फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड नापेगा। तो इसलिए इसे कहते हैं कि इसमें मान हर एक कदम, हर एक स्टेप पे, उदाहरण के लिए आप समझिए कि आजकल जो डिजिटल घड़ी आती है उसमें हम लोग देखते हैं कि डिजिटल घड़ी में सीधे डाटा दिया होता है, अंक दिया होता है कि 10:30 17 सेकेंड, 10:40 20 सेकेंड, 21 सेकेंड, 22 सेकेंड, तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, गणना करता है। तो बहुत ही आसानी समझिएगा कि एनालॉग कंप्यूटर सतत डेटा पर काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर असतत डेटा पर काम करता है, ये मापन करता है एनालॉग कंप्यूटर, जबकि डिजिटल कंप्यूटर एग्जैक्ट गणना करता है। एनालॉग कंप्यूटर अनुमानित जो है परिणाम देता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट, एकदम जो है एक्यूरेट नहीं देता, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो परिणाम अत्यंत सटीक, एक्यूरेट देता है, ठीक। और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी 0-1 पर आधारित होता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पे ये काम करता है। इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पूछता है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, डिजिटल घड़ी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और कैलकुलेटर, ये क्या है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार और समझ लीजिए कि जैसे हमने कहा डिजिटल थर्मामीटर, या आप लोग आज देखते होंगे बीपी नपवाने जाते हैं तो बीपी मशीन आजकल जो है डिजिटल बीपी मशीन आ गई है, उसमें आपके हाथ पे जो है बीपी मशीन का जो पट्टा है वो लगा दिया जाता है और उसमें सीधे आपका अंक लिख के आ जाता है कि आपकी बीपी 80-120 है, 70-190 है, ठीक। तो ये जो एग्जैक्ट डाटा आ रहा है ये डिजिटल डाटा है, ठीक। तो ये एकदम एग्जैक्ट गणना देता है। अब हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसका अंतर आप अगर क्लियर हो जाएंगे तो यहां पे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इनके एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, ठीक। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल पर काम करते हों, ठीक है, उसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल पर या दोनों का मिश्रण जिसमें हो उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें मापन यानी मेजरमेंट भी होता है और गणना भी होता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका हाइब्रिड कंप्यूटर का अधिकतर उपयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है। जैसे आईसीयू रूम जो होता है
वहां पे जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाता है वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर लगाया जाता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग सीटी स्कैन कराने जाते हैं, वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हमारे शरीर का सीटी स्कैन किसी भाग का किया जाता है तो उसमें हमको एक तरीके से मेजरमेंट तो करना ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा भी, उसमें एग्जैक्ट अंक भी हमको दिया रहता है कि क्या जो है एग्जैक्ट रूप से डाटा है। तो एक तरीके से हमारी जो रिपोर्ट होती है उसमें हम लोग देखते हैं ग्राफ भी दिया रहता है और एग्जैक्ट उसका डाटा भी दिया रहता है। ठीक, तो सीटी स्कैन किसका एग्जांपल है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। एमआरआई मशीन जो हमारी होती है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन, ठीक है, एमआरआई मशीन भी हमारा एक तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। ठीक, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, तो ऐसे कंप्यूटर वहां पर लगाए जाते हैं जहां की डाटा का सतत और असतत दोनों तरीके से विश्लेषण करना होता है। ठीक, तो यहां पे हमने दूसरा देखा कि कार्य पद्धति यानी वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर कंप्यूटर के 3 पार्ट कौन कौन से हैं उनको समझ लिया। अब हम लोग आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर देखेंगे कंप्यूटर के, जो हमने 4 पार्ट देखे हैं इनको देखेंगे और यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देख लेंगे। तो यहां से बहुत आसान है, जैसा कि आकार के आधार पर कहा जा रहा है, तो यहां पे पहला हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। नाम से ही लग रहा है कि माइक्रो, सूक्ष्म। तो ऐसे कंप्यूटर जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, जिसमें केवल एक प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, और केवल एक ही उपयोगकर्ता ऐसे कंप्यूटर को उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल वर्तमान में आप लोग डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये जितना भी यूज कर रहे हैं ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक, एकदम अच्छे से समझते चलेंगे। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कि माइक्रो कंप्यूटर से हर मामले में जो है ज्यादा है, यानी कि इसका आकार भी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा है। ठीक, तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसमें याद रखिएगा कि अनेक उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर में हमने देखा डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये एकमात्र उपयोगकर्ता इसको उपयोग करता है, जबकि जो मिनी कंप्यूटर है ये माइक्रो से शक्तिशाली है, इसका प्रोसेसर शक्तिशाली है, इसकी प्रोसेसिंग करने की क्षमता अधिक है। तो इसमें अनेक उपयोगकर्ता एक साथ इस पे काम कर सकते हैं और इसका मेनली जो उपयोग होता है जो छोटे संगठन हैं, जैसे कॉलेज हो गया, ठीक, लैब हो गए, छोटे उद्योग में इसका उपयोग होता है। अब यहां पर याद रखिएगा एक चीज कि मिनी कंप्यूटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। विश्व का पहला, ठीक है, मिनी कंप्यूटर, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, जिसे 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन यानी DEC ने बनाया था। यह याद रखिएगा कि विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था। इसी तरीके से माइक्रो कंप्यूटर का फैक्ट याद रखिएगा कि विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर मैकर्नल N था, जो कि 1973 में फ्रांस में डेवलप किया गया था। ठीक है, यहां पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, अगर विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछे तो मैकर्नल N था। ठीक, और वहीं विश्व का पहला लोकप्रिय पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC पूछ दे तो विश्व का पहला लोकप्रिय PC या पर्सनल कंप्यूटर कौन था? तो वो था अल्टेयर 8800, जिसका विकास 1975 में किया गया था। ठीक, इसी तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से अधिक बड़ा, अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। ठीक, इसमें मिनी कंप्यूटर से बड़ा माइक्रो प्रोसेसर, अधिक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। इसमें हजारों उपयोगकर्ता एक साथ इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कर लेते हैं, ठीक, कर सकते हैं। हर मामले में यह मिनी कंप्यूटर से बेहतर होता है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग की इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो गति होती है वो अधिक होती है, इसमें त्रुटि कम होती है। ठीक,
तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से हर मामले में बेहतर होता है। अब इसका उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का कहां होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है इसका मुख्य उपयोग बड़े संगठन में किया जाता है, जैसे रेलवे में, रक्षा क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक। तो इसका बैंकिंग में और बड़े उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ऐसे जो बड़े संगठन होते हैं यहां डेटा प्रोसेसिंग का कार्य भी अधिक होता है, ठीक। तो यहां पर तेजी से डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 701 है, ठीक। क्या है? IBM 701। 1952 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर पूछे तो IBM 701 और IBM सिस्टम 360 ये 1964 में विकसित किया गया था। और ये जो है एक ऐसा मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसके वजह से मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। तो अगर पूछ दे पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर तो IBM सिस्टम 360, लेकिन पहला विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर पूछे तो IBM 701, ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, पीसी जो होते हैं, वो एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर जो हमने पढ़ा उसी का जो है स्वरूप होते हैं, यानी कि एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इसमें हम लोगों के जो पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सारे पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। विश्व का हमने अभी बताया कि पहला जो पीसी है, अगर पूछ दे आपसे कभी कि विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था तो अल्टेयर 8800, ये याद रखिएगा, विश्व का पहला पीसी है, ठीक। 1975 में एड रॉबर्टस द्वारा डिजाइन व इसे विकसित किया गया था अमेरिका में। तो ये याद रखिएगा, विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप आप सभी लोगों ने देखा होगा। लैपटॉप एक प्रकार से जो है पोर्टेबल, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला एक तरीके से हम कह सकते हैं पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर ही है। बस अंतर इसमें यह है कि लैपटॉप जो है इसमें सारी चीजें, इसके कीबोर्ड, मॉनिटर, बैटरी, सारे जो फंक्शन होते हैं वो एक इकाई के रूप में लैपटॉप के अंदर ही होते हैं, ठीक। तो ये पोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है। पर्सनल और माइक्रो कंप्यूटर है, इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, CPU, बैटरी सब एक ही इकाई में होते हैं। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज है आप याद रखिएगा कि लैपटॉप का विकास 1981 में एडम ऑसबर्न द्वारा किया गया था। लैपटॉप का विकास अगर पूछ दे तो 1981 एडम ऑसबर्न, ठीक। इसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर पूछ दे लैपटॉप में कौन सी बैटरी का उपयोग होता है तो लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर जो है एक तरीके से अब तक का कह सकते हैं हम सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसमें जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो बहुत तीव्र गति से की जाती है, ठीक। तो अब तक का ये सबसे शक्तिशाली एवं महंगा कंप्यूटर है जो बड़ी मात्रा में डेटा को अत्यधिक तेज गति से जो है संसाधित करता है। इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं कि सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी एक साथ कई प्रोग्राम जो है इसमें प्रोसेस किए जा सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं एक साथ इसमें कई फंक्शन, एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, तो इसीलिए इसे मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग जो है सुपर कंप्यूटर में होता है। समानांतर प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि एक कोई काम है, अगर वो बहुत बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके करना। इससे क्या होता है कि काम में जो है त्रुटि कम आती है, ठीक। तो सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग होती है, ठीक। इसका उपयोग जो है ये वैज्ञानिक अनुसंधान,
मौसम पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अध्ययन जैसे जटिल कार्यों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर आप लोग अभी देख रहे होंगे कि भारत में सीडैक द्वारा कई सुपर कंप्यूटर का विकास किया जाता है। बार्क जो है मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसके द्वारा भी सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। और ये सुपर कंप्यूटर मेनली वैज्ञानिक अध्ययन, अंतरिक्ष अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान जैसे जटिल कार्यों में लगाए जाते हैं। ठीक, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ दे, यहां पे पहले देख लेते हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। जैसे हमने पहला पीसी देखा, पहला माइक्रो कंप्यूटर देखा, पहला मिनी कंप्यूटर देखा, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा, तो विश्व का पहला अगर सुपर कंप्यूटर आपसे पूछ दे तो CDC 6600 याद रखिएगा, CDC 6600। इसका निर्माण किसने किया था? तो CDC कंपनी का नाम है, यह है कंट्रोल डाटा कारपोरेशन अमेरिका का। ठीक है, तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, यह कंट्रोल डाटा कारपोरेशन अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया। 1964 में सिमोर के नेतृत्व में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1964 में सिमोर क्रे, इसीलिए सिमोर क्रे को याद रखिएगा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा डेटा, इसको याद रखिएगा। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 और सिमोर के नेतृत्व में इसे विकसित किया गया था, इसलिए सिमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग कुछ करेंट डेटा यहां से देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ दे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चीन द्वारा डेवलप कर लिया गया है और इसका नाम है लाइनसाइन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम भी इसका याद रखिएगा कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है लाइनसाइन। एक सुपर कंप्यूटर्स के डाटा की 500 सुपर कंप्यूटर्स की एक सूची निकलती है, ये नवंबर में और जून में निकलती है। तो नवंबर वाली जो सूची निकली थी, तब तक नवंबर 2025 में जो सूची आई थी, तब तक जो है अल कैपिटन अमेरिका का जो था ये नंबर 1 पे था, ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। लेकिन अभी जो जून में ताजा डेटा आया है उसमें लाइनसाइन चीन का ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका का अल कैपिटन है और तीसरे नंबर पर अमेरिका का ही फ्रंटियर है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लाइनसाइन, कैपिटन और अल कैपिटन और फ्रंटियर। ठीक, अब यहां पे हम लोग भारत के बारे में देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटिंग के दुनिया में भारत ने अभी तक क्या अचीवमेंट किया है और वर्तमान में भारत के कौन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं, या भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। ठीक, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अगर पूछ दे तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1991 में इसे लॉन्च किया गया। परम 8000 यानी कि परम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं, आप याद रखिएगा कि इनका निर्माण CDAC द्वारा किया जाता है, जो कि पुणे में अवस्थित संस्था है। अब CDAC के बारे में हम लोग देख लेते हैं। CDAC से क्वेश्चन बनता है कि CDAC का फुल फॉर्म क्या है। तो CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दूसरा यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये कहां अवस्थित है, तो पुणे में अवस्थित है। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये आता है। और CDAC की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। ठीक है, तो 1988 में स्थापना की गई और 1991 में CDAC ने पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। ये जो सुपर कंप्यूटर बना था ये विजय पी भटकर के नेतृत्व में बना था, ये भी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा है जो कि सीधे आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं करंट से कि वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विश्व का हमने देखा लाइनसाइन था और भारत का सबसे तेज है ऐरावत PSAI। ठीक है, तो ऐरावत याद रखिएगा कि भारत का सबसे
तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत है। दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछ दे, अर्का है। ठीक है, ऐरावत कहां पर लगा हुआ है? तो CDAC पुणे के अंदर ही लगा हुआ है। ठीक है, ऐरावत कहां लगा है? तो CDAC पुणे के अंदर लगा है। इसकी गति कितनी है? तो 13.17 पेटाफ्लॉप है, 13.17 पेटाफ्लॉप। ठीक, और दूसरा जो हमने देखा अर्का, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में लगा है। इसकी गति 5.94 पेटाफ्लॉप है। ठीक, पेटाफ्लॉप है। यहां पे हम लोग देख लेते हैं, तो यहां पे हमने देखा कि परम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर है कौन बनाता है? CDAC। CDAC से बहुत क्वेश्चन पूछता है और यहां पे जितने भी डेटा दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट और जान लीजिए कि अनुपम सीरीज के अगर आपसे कभी पूछ दे सुपर कंप्यूटर किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं, तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बार्क द्वारा, ठीक है, बनाए जाते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है, इसके द्वारा अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया जाता है। तो आज के लिए हम लोगों का जो है क्लास इतना ही है। अब हम लोगों का लगभग मुझे लग रहा है कि अगर 2 से 3 क्लास और आएगा तो कंप्यूटर का जो पूरा सिलेबस आपका लोअर का दिया हुआ है वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है 2-3 क्लास जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं PYQ के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ताकि लोअर PCS में हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आता है तो 15 में 15 जो है एक तरीके से आप टैकल कर पाएं और आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।